हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर हमें ऐसी सारी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करना है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो और उन सारी ही सबस्ट्रिंग में जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको स्ट्रिंग गिवन है ये, और इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर एबीसी एक ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट भी नहीं कर रहा और इस सब में लॉन्गेस्ट भी है, यानी कि हमने लेंथ ऑफ एबीसी दैट इज 3 को रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे तो आपको स्ट्रिंग गिवन है ये, और इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर बी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि हमने लेंथ ऑफ बी दैट इज 1 को रिटर्न कर दिया। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो अब हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है दैट इज ए बी सी बी बी। अब यार मुझे इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना करे और उसकी जो लेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो यार इस ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर ना मैं जो भी मेरे पास स्ट्रिंग गिवन होगा उसके मैं सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले एलिमेंट पे खड़ा होऊंगा तो पहले एलिमेंट से जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कौन कौन से, देखो एक पहला एलिमेंट तो सबस्ट्रिंग है ही, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन कर दूंगा, फर्स्ट का थर्ड के साथ कर दूंगा, फिर फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सिमिलरली जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे निकाल लिए। फिर मैं जाऊंगा सेकंड एलिमेंट पे, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे निकाल लूंगा। फिर मैं जाऊंगा थर्ड एलिमेंट पे, सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट पे, फिफ्थ एलिमेंट पे। तो इस तरीके से मेरे पास जितनी भी सबस्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती हैं एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर वो सारी मैं फाइंड आउट कर लूंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा क्या मेरे पास कोई ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। अगर मेरे पास कोई ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो तो उस केस में सबसे पहले तो मैं इस सबस्ट्रिंग की लेंथ निकालूं। फिर लेट्स से मेरे पास एक ग्लोबल लेंथ होगा जिसके अंदर मेरा फाइनल आंसर स्टोर होगा, तो फिर मैं इस ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा किससे, जो भी मैक्स होगा इस ग्लोबल लेंथ और करंट लेंथ। करंट लेंथ मतलब इस जो सबस्ट्रिंग आई है ना इसकी लेंथ को मैं बोल रहा हूं करंट लेंथ, और ग्लोबल लेंथ जो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है, तो जो भी मैक्स होगा ग्लोबल लेंथ और करंट लेंथ पे इससे मैं ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ग्लोबल लेंथ है अभी 3, मतलब मुझे एक ऐसी सबस्ट्रिंग मिल चुकी है जिसका साइज 3 है और उसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा, तो अब मुझे एक ऐसी सबस्ट्रिंग मिली जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा हो और उसका लेंथ लेट्स से 5 है, तो उस केस के अंदर मैं ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा किससे, जो भी मैक्स होगा 3 और 5 में। 3 और 5 में कौन मैक्स है? 5 मैक्स है, यानी कि मैंने ग्लोबल लेंथ को 5 से अपडेट कर दिया। तो अब अगर मैं इस मेथड का कोड डिस्कस करूं यार तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग गिवन था s, मुझे इस स्ट्रिंग s के अंदर एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करना था जिसका जो लेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट है और कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया क्या कि मेरे पास एक ग्लोबल लेंथ होगा, लेट्स से ग्लोबल लेंथ अभी 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं पूरी स्ट्रिंग में कर रहा हूं, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज ए बी सी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सपोज ith इंडेक्स मेरा यहां पे है, फिर मैं jth इंडेक्स को इधर से लेकर इधर तक ट्रैवर्स कर रहा हूं। फिर मैंने a के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना के देख रहा हूं। पहले मैंने a के साथ a बनाया, फिर मैंने a b बनाया, फिर मैंने a b c बनाया, फिर मैंने a b c a बनाया। तो इस तरीके से j को मैंने i से लेकर लास्ट इंडेक्स तक चलाया और हर बार मैं सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहा हूं, मतलब उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर रहा हूं। और अब मुझे ये भी चेक करना है कि कौन सी सबस्ट्रिंग में रिपीट कैरेक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो मैंने क्या करा, मैंने ना हर सबस्ट्रिंग को ना एक सेट के अंदर डाल दिया, एक अनऑर्डर्ड सेट के अंदर डाल दिया। अब सेट क्या होता है? सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर नहीं आ सकता है, फिर जिसमें कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं आ सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाली सबस्ट्रिंग होगी तो सेट के अंदर केवल ए बी सी होंगे क्योंकि ए यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। तो अगर मुझे सेट का साइज और जो स्ट्रिंग है उसका साइज इक्वल मिला, लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्ट्रिंग का साइज कितना है, इसके अंदर स्ट्रिंग का साइज है 4, लेकिन सेट का साइज कितना होगा, सेट का साइज होगा 3, यानी कि ये अनइक्वल है। एबीसी के अंदर सेट का साइज कितना होगा, सेट का साइज होगा 3, स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, स्ट्रिंग का साइज भी होगा 3, यानी कि इक्वल है। अगर मुझे सेट का साइज और स्ट्रिंग का साइज इक्वल मिला, यानी कि उसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर मैं ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दूंगा किससे, जो भी मैक्सिमम होगा ग्लोबल लेंथ और करंट लेंथ में। तो जब ये मेरा नेस्टेड लूप पूरा इटरेट हो जाएगा तो लास्ट में मैं ग्लोबल लेंथ को रिटर्न कर दूंगा जो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो अब अगर मैं इस मेथड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n स्क्वायर, और इसका रीजन यह है क्योंकि ये नेस्टेड लूप ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर टाइम चल सकता है और एवरेज केस
के अंदर अनऑर्डर्ड सेट के अंदर इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गई। अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ एन, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसके अंदर एक सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं और इसके अंदर मैं कैरेक्टर्स को इंसर्ट करूंगा तो वर्स्ट केस के अंदर इसके अंदर एन कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी बिग ऑफ एन। तो क्या यार हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 एक तरीके से स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है दैट इज ABCBB। मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना करे और उसकी लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हमने एक लेंथ नाम का वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करा 0 से। हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक को मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट वेरिएबल और एक को मैं बोल रहा हूँ राइट वेरिएबल। इन दोनों को मैंने स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स को पॉइंट करा दिया, मतलब वो स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। इंडेक्सिंग कैसे होगी? इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4। और यार इस वाले मेथड के अंदर ना हम एक सेट को भी मेंटेन करके चलते हैं। मेथड के अंदर आप देखना है कि इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो इस वाले मेथड के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा राइट पॉइंटर या फिर राइट वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है। राइट वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा है। फिर मैं चेक कराऊंगा जिस कैरेक्टर को आर पॉइंट कर रहा है क्या वो सेट के अंदर है। नहीं यार वो सेट के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा, दैट इज मैंने ए को इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं लेंथ को अपडेट कराऊंगा। लेंथ को किस में अपडेट कराऊंगा? लेंथ को अपडेट कराऊंगा जो भी मैक्स होगा, जो प्रीवियस लेंथ में वैल्यू है उसमें, और जो भी आर माइनस एल प्लस 1 मतलब एल से लेकर आर की रेंज में जितने भी कैरेक्टर हैं उन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और लेंथ में जो भी मैक्सिमम होगा उसको मैं लेंथ से अपडेट करा दूंगा। इस केस के अंदर L है 0, R भी है 0, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू में 1। अब 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, यानी कि हमने लेंथ को 0 से 1 करा। अब जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीमेंट करा फिर मैंने R को भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब जो मेरा R है वो B को पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा चेक करूंगा क्या मेरा B इस सेट के अंदर है? नहीं यार नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं B को इंसर्ट कर दूंगा। मैंने इस सेट के अंदर डाला B। अब जैसे ही मैंने B डाला फिर मैं लेंथ को अपडेट कर दूंगा किसमें? L से लेकर R के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं और लेंथ की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें जो भी बड़ा है उससे अपडेट कर दूंगा। लेंथ क्या मेरा? लेंथ अभी है 1 कॉमा R माइनस L प्लस 1 दैट इज 1 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स में 2, यानी कि 1 और 2 में 2 बड़ा है मेरा, यानी कि लेंथ को मैंने 2 कर दिया। अब जैसे मैंने लेंथ को अपडेट करा मैं R को आगे बढ़ा दूंगा। तो जो अब मेरा R है वो C को पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा चेक करूंगा क्या जिस कैरेक्टर को R पॉइंट कर रहा है वो सेट के अंदर है? नहीं यार वो सेट के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इंसर्ट करूंगा। ठीक है मैंने इंसर्ट कराया C। फिर मैं लेंथ को अपडेट करूंगा किसमें? जो भी अभी लेंथ की वैल्यू है। लेंथ में क्या वैल्यू है? लेंथ में वैल्यू है 1 कॉमा R माइनस L प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू में 3। 1 और 3 में क्या बड़ा है? 1 और 3 में 3 बड़ा है, यानी कि मैंने लेंथ को 3 से अपडेट कर दिया। अब जैसे मैंने लेंथ को 3 से अपडेट करा फिर मैं R को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब R वेरिएबल को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। अब जो मेरा R है वो B को पॉइंट कर रहा है। मैं चेक करूंगा क्या B मेरा इस सेट के अंदर है? हाँ यार B मेरा सेट के अंदर है। अगर मुझे पता चल गया कि B मेरा सेट के अंदर है तो अब मैं लेफ्ट वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि L किसको पॉइंट कर रहा है। जो लेफ्ट वेरिएबल है वो A को पॉइंट कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं A को रिमूव करूंगा सेट से। ठीक है यार मैंने सेट से A को रिमूव करा। ठीक है यार मैंने L को इंक्रीमेंट किया। अब जो L है मेरा वो B को पॉइंट कर रहा है। अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या जिस कैरेक्टर को R पॉइंट कर रहा है वो सेट के अंदर है। R B को पॉइंट कर रहा है और B अभी भी सेट के अंदर है। अगर है तो दोबारा से मैं जिस भी कैरेक्टर को L पॉइंट कर रहा है उसे सेट से हटाऊंगा। L पॉइंट कर रहा है B को, यानी कि मैंने B को सेट से डिलीट करा और L को एक कदम आगे बढ़ा दिया। मतलब अब जो मेरा L है वो पॉइंट करेगा C को। तो L जो है मेरा वो सेकंड इंडेक्स को या फिर C को पॉइंट कर रहा है। अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या जिस कैरेक्टर को R पॉइंट कर रहा है वो सेट के अंदर है। नहीं यार वो सेट के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इंसर्ट कर दूंगा, मतलब अब इसके अंदर आ गया मेरा B। अब जैसे ही मेरा इसके अंदर B आया फिर मैं लेंथ को अपडेट कर दूंगा किसमें? अभी लेंथ में क्या वैल्यू है? लेंथ में वैल्यू है 3 वैल्यू है 3 कॉमा R माइनस L प्लस 1। R है मेरा 3, L है मेरा 2, 3 माइनस 2 प्लस 1 इट इज नथिंग बट 2। अब यार 3 और 2 में तो 3 बड़ा है जो कि वो पहले से है, यानी कि मुझे कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मैं दोबारा से R को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। अब जो मेरा R है वो इस B को पॉइंट कर रहा है। दोबारा चेक करूंगा क्या मेरा B इस सेट के अंदर है। हाँ यार B
सेट के अंदर है? अगर है तो फिर एल जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है उसको हटाऊंगा और एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। एल सी को पॉइंट कर रहा है, सी को हटाया और एल को मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब एल मेरा बी को पॉइंट कर रहा है। दोबारा से आर जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है क्या वो सेट के अंदर है? हाँ यार अभी भी है। अगर अभी भी है तो फिर दोबारा से एल जिस भी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है उसको मैंने हटाया और एल को एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब मेरा एल भी उसी बी को पॉइंट कर रहा है जिसको आर कर रहा है। फिर मैं दोबारा से चेक कराऊंगा क्या मेरा आर जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है वो सेट के अंदर है? नहीं यार वो सेट के अंदर नहीं है। अगर सेट के अंदर नहीं है यानी कि मैंने बी को इंसर्ट कराया। अब जैसे ही मैंने बी इंसर्ट किया फिर मैं लेंथ को अपडेट कर दूंगा। किसमें? लेंथ को अपडेट कर दूंगा जो भी मैक्सिमम होगा। अभी एल लेंथ क्या है? मेरा लेंथ है 3, आर क्या है 4, एल क्या है 4, 4 - 4 + 1 विच इज नथिंग बट 1। 3 और 1 में 3 ही बढ़ा है यानी कि लेंथ को एज इट इज रहने दूंगा। फिर आर को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। फिर मेरा जो आर है वो स्ट्रिंग से ही बाहर चला गया। अगर मेरा आर स्ट्रिंग से ही बाहर चला गया इसका मतलब मैं अपने मेथड को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा और जो भी वैल्यू इस लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर होगी वही मेरा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 3। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर एबीसी एक ऐसी सब स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा और इसकी लेंथ भी सबसे लॉन्गेस्ट है, दैट इज 3, यानी कि मैंने 3 को रिटर्न करा दिया। तो अब एक काम करते हैं, इस मेथड का एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो यार ये है इस मेथड का कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, इन दोनों को भी स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिया। अनऑर्डर्ड सेट को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर मैं लूप चला रहा हूँ कब तक? जब तक मेरा राइट वाला वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से छोटा है तब तक ये चलता जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि जिस भी कैरेक्टर को मेरा आर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है अगर वो मुझे नहीं मिला सेट के अंदर तो मैंने इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मुझे मिल गया तो जब तक वो इरेज ना हो जाए ना सेट से तब तक मैं क्या कर रहा हूं? तब तक जिस भी कैरेक्टर को लेफ्ट वाला वेरिएबल पॉइंट कर रहा है उसे इरेज कर रहा हूं और फिर लेफ्ट वेरिएबल को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस भी कैरेक्टर को आर पॉइंट कर रहा है वो अपने सेट के अंदर नहीं होगा। अगर नहीं होगा फिर लास्ट में उसको इंसर्ट कर दूंगा। और फिर ये सब हो जाने के बाद मैं लेंथ को अपडेट कर रहा हूं। किसमें? जो भी मैक्स होगा प्रीवियस लेंथ और एल और आर की रेंज में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें जो भी मैक्स होगा उसको मैं लेंथ से अपडेट कर दूंगा और आर को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं जिससे वो मेरा आगे जाता जाए। और लास्ट मैंने लेंथ को रिटर्न कर दिया क्योंकि यही मेरा फाइनल आंसर है। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। देखो बिग ऑफ एन ये तो आप समझ गए क्योंकि मैं जो राइट वाला वेरिएबल है या फिर राइट पॉइंटर है इसे मैं 0th इंडेक्स तक n-1 इंडेक्स तक ले जा रहा हूं तो ये n टाइम्स तो चलेगा चलेगा। लेकिन यार ये इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे एक वाइल लूप भी चला रहा हूं और ये वाइल लूप ना इस पूरे ही मेथड के अंदर ज्यादा से ज्यादा n टाइम चल सकता है। उसका रीजन ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग होती EFGHI JJ कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग होती, ठीक है, तो क्या होता? तो फॉर एग्जांपल मेरा L यहां होता, R यहां होता, ठीक है। फिर मैं ना इंसर्ट करते जाता, लाइक फॉर एग्जांपल मैं E को इंसर्ट करता, F को इंसर्ट करता, G को इंसर्ट करता, H को इंसर्ट करता, I को इंसर्ट करता, J को इंसर्ट करता। फिर मेरा एक बार R यहां भी आता J, तब मुझे पता चलता अच्छा यार ये J तो मेरे पास J तो मेरे सेट के अंदर है। अगर मेरे सेट के अंदर है तो जब तक ये J ना हटे ना तब तक मैं इस L के साथ खेलूंगा। क्या? फिर मैं यार E को डिलीट करता, F को डिलीट करता, G को डिलीट करता, H को करता, I को करता, फिर इसके बाद मेरा J डिलीट होता। फिर जब मेरा J डिलीट होता ना तो एक तरीके से L ने भी फिर उतना ही चल लिया। तो अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूं ना वर्स्ट केस के अंदर तो वो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n ही है, यानी कि बिग ऑफ 2n। और अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ n और इसका रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ पे एक सेट को मेंटेन करके चल रहा हूं और वर्स्ट केस के अंदर सेट के अंदर n कैरेक्टर आ सकते हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। तो क्या यार हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर पाऊं? मतलब चलो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n इज अ गुड सॉल्यूशन, बट यार हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन भी है जिसमें केवल बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो चलो अब हम उसी मेथड को डिस्कस करते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 एक तरीके से स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। लाइक अगर आप इससे पहले वाले मेथड दैट इज मेथड नंबर 2 में देखना तो उसमें डिसएडवांटेज क्या था? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज EFGHIJJ। मेरे पास एक होता था लेफ्ट वेरिएबल और एक होता था राइट वेरिएबल। मैं क्या करता था, जिस भी कैरेक्टर को R पॉइंट कर रहा है उसे एक सेट के अंदर इंसर्ट करता जाता था जब तक वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने E को इंसर्ट कराया, फिर R को इंक्रीमेंट करा, फिर F को कराया, G को कराया, H को कराया, I को कराया, J को कराया। फिर मेरा R जब इस वाले J को पॉइंट कर रहा था तो मुझे पता चलता था कि अच्छा यार J तो मेरा है पहले से, अगर पहले से है तो अब मुझे जब तक ये रिमूव ना हो जाए तब तक मुझे L को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उसकी वजह से यार L को
दोबारा इतना चलना पड़ता था, लाइक एल फिर ई को रिमूव करता था, एफ को रिमूव करता था, जी को करता था, एच को करता था, आई फिर जाके जे को करता था। तो यार इसने फालतू की डिस्टेंस चल ली। तो अब मेरा कहने का मतलब यार ये है, इससे बढ़िया तो हम एक काम कर लेते ना, हम देख लेते कि यार जे का इंडेक्स क्या है, जो भी इंडेक्स जे का है उसके एक कदम आके डायरेक्ट हम एल को ट्रांसफर कर देते। तो यानी कि अब एल को इतना ना चल के डायरेक्ट एल यहां पे जंप मार देता, तो इतना सारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते थे। तो अब तभी इसी मेथड के अंदर हम एक मैप को मेंटेन करके चलेंगे। मैप मतलब एक होगा इसके अंदर की और एक होगा वैल्यू। जो की है वो बेसिकली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप हम इस पूरे मेथड को सॉल्व करेंगे। तो यार अब एक टेस्ट केस से इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, दैट इज ए बी बी ए एफ जी। अब यार जैसा मैंने पिछले मेथड के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर करने वाला हूँ। दैट इज यहाँ पे मैं एक लेंथ बना लेता हूँ जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। एक मेरा लेफ्ट वेरिएबल होगा जो ए को पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली एक राइट वेरिएबल होगा जो ए को पॉइंट कर रहा है, मतलब 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे पॉइंट कर रहा है, और इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगी। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछले मेथड में मैं सेट लिया था, इस मेथड के अंदर मैं मैप को मेंटेन करके चलूंगा। इस मैप के अंदर क्या आएगा? मैप के अंदर कैरेक्टर आएगा और उसका इंडेक्स आएगा। अगर आप जावा में कर रहे हैं तो आप हैश मैप का यूज कर सकते हैं, अगर आप C++ में कर रहे हैं तो आप अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो आर वेरिएबल है वो भी ए को पॉइंट कर रहा है। क्या मेरा ए इस मैप के अंदर है? नहीं यार, ए इस मैप के अंदर नहीं है। अगर ए इस मैप के अंदर नहीं है तो मैंने इंसर्ट कराया, मैंने ए को इंसर्ट कराया और उसका इंडेक्स है 0, तो मैंने वो भी इंसर्ट करा दिया। उसके बाद मैंने लेंथ को अपडेट कराया। लेंथ को मैंने किस में अपडेट कराया? लेंथ को मैंने अपडेट कराया जो भी मैक्सिमम है किसमें? प्रीवियस लेंथ और एल और आर के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं उन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और लेंथ में जो भी मैक्सिमम है उससे मैंने लेंथ को अपडेट कराया। तो लेंथ और आर माइनस एल प्लस 1। आर क्या है मेरा? आर है मेरा 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 1, यानी कि मैंने लेंथ को 1 कर दिया। जैसे मैंने लेंथ को अपडेट कराया फिर मैं आर को आगे बढ़ाऊंगा। अब जो मेरा आर है वो बी को पॉइंट कर रहा है। क्या बी मेरा इस मैप के अंदर है? नहीं यार, बी मैप के अंदर नहीं है। अगर बी मैप के अंदर नहीं है तो इंसर्ट कराता हूं। चलो, मैंने बी डाला और उसका इंडेक्स नंबर दैट इज 1 को इंसर्ट करा दिया। फिर मैं दोबारा से लेंथ को अपडेट कराऊंगा। किसमें? अभी लेंथ की वैल्यू क्या है? अभी लेंथ की वैल्यू है मेरा 1 और आर माइनस एल प्लस 1 मतलब 1 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 2। 2 और 1 में 2 बढ़ा है, यानी कि मेरा लेंथ बन गया 2। लेंथ को अपडेट कर दिया मैंने 2 से। फिर जैसे मैंने लेंथ को अपडेट किया फिर मैं दोबारा से आर को इंक्रीमेंट करूंगा। अब जो मेरा आर है वो इस वाले बी को पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा बी इस मैप के अंदर आ रहा है? हाँ यार, मेरा इस बी मैप के अंदर आ रहा है। अगर मेरा बी इस मैप के अंदर आ रहा है तो मैं एल को डायरेक्ट जंप करा दूंगा। कहां पे? जो पोजीशन पहले वाले बी की थी उससे एक कदम ज्यादा। अच्छा, पहले बी कहां आ रहा था? पहले बी आ रहा था फर्स्ट इंडेक्स पे। यहां पे मैंने नोट कर रखा है, पहले बी आ रहा था फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि मैं एल को डायरेक्ट जंप करा दूंगा। कहां पे? 1 प्लस 1 दैट इज सेकंड इंडेक्स पे जंप करा दूंगा। अब जो मेरा एल है वो भी इस सेकंड इंडेक्स पे जो बी है इसको पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने ये अपडेट किया तो फिर मैं अब इस बी की जो न्यू पोजीशन है दैट इज सेकंड इंडेक्स, उसको अपडेट कर दूंगा इस मैप के अंदर, यानी कि अब ये जो बी है ये सेकंड इंडेक्स पे अवेलेबल। उसके बाद मैंने वही अपना लेंथ को अपडेट कराया। लेंथ क्या है मेरा? लेंथ है मेरा भी 2 और आर माइनस एल प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1। अब 2 और 1 में तो 2 ही बड़ा है, यानी कि मैं इसको 2 ही रहने दूंगा। फिर मैं आर को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। अब जो मेरा आर है वो इस ए को पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा ए इस मैप के अंदर है? हाँ यार, इस मैप के अंदर है। तो फिर मैं क्या करता था, अगर कोई भी मुझे मैप के अंदर मिलता था तो फिर मैं लेंथ को अपडेट करता था। किससे? जो भी मेरा प्रीवियस ए है उसके इंडेक्स प्लस 1। अच्छा, एक इंडेक्स क्या है? 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1, यानी कि ये बोलता है कि इसको दोबारा से फर्स्ट इंडेक्स से भेज दो एल को। तो क्या यार मैं ऐसा करूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस इंडेक्स के आगे आ चुका हूं तो मैं पीछे को जाऊंगा। तो एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप इस एल को अपडेट करो ना तो ध्यान रखना आपको कभी भी पीछे नहीं जाना, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इफ कंडीशन भी वहां पे लगा देंगे। तो 0 प्लस 1 1 होता है, दैट इज लेस देन 2, यानी कि मैं एल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। उसके बाद मैं ए की जो न्यू पोजीशन है दैट इज 3 उसको अपडेट कर दूंगा। अब जो मेरा ए है वो थर्ड इंडेक्स पे आ चुका है। फिर मैं लेंथ को अपडेट करूं किसमें? वही लेंथ क्या है मेरा? लेंथ की अभी वैल्यू है 2, 3 माइनस 2 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2। 2 और 2 में 2 ही बड़ा है, यानी कि 2 वो पहले से, यानी कि मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट आर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अब जो मेरा आर है वो एफ को पॉइंट कर रहा है। चेक कराऊंगा क्या मेरा एफ इस मैप के अंदर है? नहीं यार, एफ मैप के अंदर नहीं है। अगर मैप
के अंदर नहीं है, यानी कि मैंने इंसर्ट कराया, मैंने डाला f और इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 4। उसके बाद मैंने दोबारा से लेंथ को अपडेट कराया। लेंथ में किसको अपडेट कराया, अभी लेंथ की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हुआ, ये हुआ मेरा 3। 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, यानी कि मैंने लेंथ को 2 से 3 में अपडेट कर दिया। जैसे ही मैंने अपडेट किया, मैं r को दोबारा से आगे बढ़ा दूंगा। अब जो मेरा r है वो g को पॉइंट कर रहा है। दोबारा चेक करूंगा क्या g मेरा इस मैप के अंदर है, नहीं यार g मेरा इस मैप के अंदर नहीं है। अगर g मेरा इस मैप के अंदर नहीं है तो मैं इंसर्ट कराऊंगा, मैं बोलूंगा g इंसर्ट कराया और उसका इंडेक्स है 5, उसको भी मैंने मैप के अंदर डाल दिया। फिर मैंने लेंथ को अपडेट कराया, किस में अपडेट कराया, अभी देखो लेंथ की वैल्यू है 3, r कहां पे है 5, यानी कि 5 माइनस l कहां पे है, सेकंड इंडेक्स पे, 5 माइनस 2 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 4। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है, यानी कि मैंने लेंथ को अपडेट करके 4 कर दिया। फिर जैसे मैंने लेंथ को अपडेट करके 4 किया, फिर मैंने r को इंक्रीमेंट किया। अब जो मेरा r है ना वो स्ट्रिंग के बाहर निकल गया। अब जैसे ही मेरा r स्ट्रिंग के बाहर निकल गया, यानी कि मैं अपने मेथड को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। फिर जो भी वैल्यू मेरे लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर होगी वही मेरा फाइनल आंसर होगा और इसे ही मैं रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि BAFG एक ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा और ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है, उसकी लेंथ है 4, यानी कि हमने 4 को रिटर्न कर दिया। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है केवल बिग ऑफ n, और उसका रीजन ये है क्योंकि बस मैं इस बार r को ही इटरेट कर रहा हूं और l तो कांस्टेंट टाइम पे ही इधर से उधर जा रहा है, और मैप के अंदर इंसर्ट करना है फिर एक्सेस करने में एवरेज टाइम पे, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर एवरेज टाइम पे कांस्टेंट टाइम लगता है, यानी कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेरी बिग ऑफ n है, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसके अंदर एक मैप को मेंटेन करके चल रहा हूं और वर्स्ट केस के अंदर मैप के अंदर n कैरेक्टर आ सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो यार ये है इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप को डिक्लेयर करा दिया, फिर मैंने एक लेफ्ट वेरिएबल लिया जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, एक राइट वेरिएबल लिया जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, सिमिलरली एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। इस लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर मेरा फाइनल आंसर स्टोर होगा। फिर यार मैं ये लूप चला रहा हूँ कब तक, जब तक मेरा राइट वेरिएबल साइज ऑफ स्ट्रिंग से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। फिर मैं यार ये देख रहा हूँ कि r जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है क्या वो मैप के अंदर है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने उसे मैप के अंदर डाला और उसके इंडेक्स को भी डाल दिया। लेकिन बाय चांस अगर वो हुआ तो उस केस के अंदर मुझे लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करने की बारी है, और मैं कहां पे अपडेट करूंगा, जिस भी इंडेक्स पे वो कैरेक्टर पहले मौजूद था +1, मतलब उसके अगले इंडेक्स में मैं लेफ्ट को ट्रांसफर कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि मैं लेफ्ट को ट्रांसफर तभी करूंगा जब वो लेफ्ट के आगे हो। ऐसा ना हो कि लेफ्ट आगे है और मैं उसको पीछे ट्रांसफर कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो मैं लेफ्ट को आगे ही ट्रांसफर करूंगा, पीछे नहीं करूंगा, और इस बात का ध्यान मेरा ये इफ कंडीशन दे रहा है। और लेट्स से अगर मेरा कैरेक्टर पहले से ही मैप के अंदर है तो फिर मैंने उसको नए इंडेक्स के साथ अपडेट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक लेंथ को अपडेट कर दिया, जो भी मैक्सिमम हो वो लेंथ, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं एल और आर के बीच में जो भी मैक्सिमम हो उससे मैंने लेंथ को अपडेट कर दिया। मैंने आर को इंक्रीमेंट कराया और ये जब तक व्हाइल लूप चलेगा पूरा चलेगा, तो लेंथ में मेरा जो भी आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा, और उससे मैंने लास्ट में रिटर्न करा दिया। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।